नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे शो पे जिसका नाम है हिट और मिस। तो अब इस शो में बात करते हैं मूवीज़ के बारे में। कई बार हम बात करते हैं जो बड़ी हाइप होती है मूवीज़ और हम जो रिलीज़ नहीं होती उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये मूवी हिट होगी या ऑडियंस से मिस हो जाएगी। और कई बार हम उस मूवी को फिर से एनालाइज़ करते हैं जब रिलीज़ के बाद कि ये मूवी एक्चुअली हिट हुई या मिस हुई। हम फाइनेंस का भी देखते हैं कि उसने कितना कमाया, हम उस पे भी ध्यान देते हैं, पर सबसे पहला हमारा ध्यान होता है कि भाई कंटेंट क्या है? भाई सीन क्या है कि ऑडियंस को पैसा वसूल लगा, मज़ा आया जाके कि नहीं? हमें उससे लेने देना है कहानी से कि क्या थी, कैसे बनी, उन सब से। लास्ट में हम देखते हैं कि अगर कमाई तो क्यों कमाई? अच्छी थी तो कि ज़्यादा क्यों नहीं कमा पाई या इतनी अच्छी नहीं थी, ज़्यादा क्यों कमा गई? तो हम ऐसे कुछ विशेष पे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और यही शो है उसका जिसका नाम है हिट और मिस। पहले मैंने वीडियोज़ इंग्लिश में बनाई थी, जो वापस लौट रहे इस चैनल पे और अब देख रहे हैं ये वीडियो, अब मैं हिंदी में बनाऊँगा। तो हम आज की मूवी शुरू करते हैं एनिमल। आई थिंक कोविड से पहले या उसके आसपास कोई अनाउंसमेंट था और ये कबीर सिंह की जस्ट सक्सेस के बाद थोड़े टाइम बाद ही अनाउंस हुआ था कि रणबीर कपूर उसमें हीरो है, अनिल कपूर और बॉबी देओल है और उसमें एक्ट्रेस थी परिणीति चोपड़ा। पर बाद में रिप्लेस हुई वो रश्मिका मंदाना से। हमें तृप्ति डिमरी और बाकी सब लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। वो बैकग्राउंड म्यूजिक और आवाज़ में ही हमें लग गया था कि मूवी में कुछ ना कुछ सॉलिड है, बॉस, एक पंच है। क्योंकि कबीर सिंह एक कल्ट फिल्म हो चुकी थी हमारी हिंदी ऑडियंस के साथ। अर्जुन रेड्डी ने तो अपना साउथ में कमाल दिखाया ही था। मैं एक ही पिक्चर कहूँगा क्योंकि अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह एक ही मूवी, बस लैंग्वेजेस और उसका भाषा का फ़र्क है। तो हम कहेंगे कि उस एक मूवी से ही कहानी से डायरेक्टर ने अपनी एक छाप छोड़ दी, एक लॉयल ऑडियंस बना दी अपने म्यूज़िक के साथ, कहानी के साथ, अपने पूरी एक मूवी के साथ। तो एनिमल का सबको एक्साइटमेंट था कि क्या होगा, कैसे, क्या है, मज़ा आएगा। और डायरेक्टर साहब का एक इंटरव्यू भी था जिनका नाम है संदीप रेड्डी वांगा। उनका इंटरव्यू भी था कि उन्होंने अनुपमा चोपड़ा के साथ कहा था कि कबीर सिंह को कहा था मुझे कि ये वायलेंट फिल्म है, अब मैं लोगों को ये दिखाऊं कि असली वायलेंट फिल्म क्या होता है। अगली फिल्म में मेरी और बवाल मचेगा क्रिटिक्स और उसके साथ। क्या ये मूवी काम कर पाई? क्या वो हाइप एक्चुअली वर्थ थी? क्या मुझे अच्छा लगा मूवी में? फिर बात करेंगे हम क्या बेहतर हो सकता था। फिर लास्ट में हम थोड़ी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस पे भी जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि सीक्वल का ऑलरेडी अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट आने वाला है। पिक्चर हिट है और एंडिंग उन्होंने इस हिसाब से बनाई है। और फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डायरेक्टर साहब और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की और उनकी मोरालिटी की, जो सारा इतना क्रिटिसिज्म जो हो रहा है। इस वीडियो में हम मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देख के आइए तब ये वीडियो देखिए, वरना आप ये वीडियो अभी मत देखिए। तो बेहतर होगा कि आप मूवी देख के आए, तभी आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। क्या मुझे अच्छा लगा? मुझे सबसे बढ़िया लगा इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। हर इमोशन जो डायरेक्टर दिखाना चाहते थे यहाँ दिल पे लगी है। कोई भी इमोशन हो, चाहे आपने वो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुआ हो या ना हुआ, चाहे आप उस मोमेंट से कनेक्ट कर पाए या ना कर पाए, फील हो जाएगा आपको कहीं ना कहीं, यार मजा आ गया। बैकग्राउंड म्यूजिक की इतनी पावर है, जोश आ जाएगा एकदम। अगर एक्शन हो रहा हो, इमोशन में भी एकदम रोने जैसा फील आ जाएगा, प्यार वाली फील भी आएगी। सारे जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल का, फ्रेश और ओरिजिनल है, कुछ भी रीमिक्स नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है कि डायरेक्टर साहब एक्चुअली मेरे हिसाब से तेलंगाना के हैं। आंध्र प्रदेश के हैं या तेलंगाना के मुझे उतना आइडिया नहीं, आई थिंक तेलंगाना के हैं। पर उनको पंजाबी की समझ, जो जिस हिसाब से उन्होंने म्यूजिक बनाया, आई थिंक लुधियाना से है अर्जन वेली। एक बहुत ही एपिक सॉन्ग है, वहाँ से ओरिजिनल शुरू हुआ था। उसकी कहानी आप गूगल कर सकते हैं। जितना मुझे आइडिया है, अर्जन वेली एक टाइप के, अर्जन एक राजा थे, तो वो कुछ लड़ाई में जा रहे थे, डिफेंड करना था, और वेली होता है शायद फियरलेस। मुझे जितना आइडिया यही है, अगर आपको कुछ और आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये अर्जन वेली उस आइडिया से लेके उन्होंने जोड़ा उस एपिक पंजाब की मिट्टी की कहानी को और स्क्रीन पे दिखाया। और जैसा गाना चलता है वो स्क्रीन पे बिल्कुल मैच होता है। जो एक्शन है, जो जस्ट इंटरवल से पहले जब रणबीर कपूर फोड़ रहे होते हैं सबको, वो एकदम सूट करता है और एकदम जोश आ जाता है और मज़ा आ जाता है। मतलब पैसा वसूल सीन है पूरा। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक और जो गाने हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग और अच्छे लगे, ओरिजिनल भी थे आजकल के रीमिक्सेस और रीमेक के ज़माने में। दूसरा मुझे अच्छा लगा, जो लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, मुझे उनके कपड़े बड़े अच्छे लगे। जो एक एलीट रिच पंजाबी फैमिली जो कपड़े पहनते हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया उन्होंने। असली पंजाब मिट्टी की जो कल्चर है, एक भाईचारा होता है, वो आपको एकदम स्क्रीन पे दिखेगा। मतलब आपको एकदम फील हो जाएगा कि आप यार एक पंजाबी फैमिली की मूवी देख रहे हो। स्पेशली अगर आप पंजाबी हो तो मूवी और भी बढ़िया लगेगी आपको। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई। तीसरा था एक्टिंग और कास्टिंग। एक एक एक्टर ने अपनी छाप छोड़ दी है। मतलब रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी ने तो छोड़ी है। सुरेश ओबेरॉय साहब उन्होंने भी छोड़ी है। प्रेम चोपड़ा साहब का भी दो तीन लाइन है, पर क्या छाप छोड़ी है, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी। और शक्ति कपूर साहब भी इतने लवली अंकल बने हैं, जो सबके चहेते वाले अंकल होते हैं। मजा आएगा उनको देखने में। तो जो भी एक्टिंग और कास्टिंग है,
A1 है। कभी भी ये नहीं लगता कि यार ये गलत कास्ट कर दिया, ये बेटर हो सकता था। जो लोग रश्मिका मंदाना का एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप पिक्चर देखिए। ट्रेलर से आप जज मत करिए। जो वो एक सीन है कि आई रियली विश ही डाइड दैट डे। आप मूवी देखिए, जब आपको उस सीन में वो फ्लो आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार, आपको अगर नहीं पता तो लोकेशन जो बलबीर सिंह, जो अनिल कपूर बने हैं, उनका जो घर दिखाया है फैमिली हाउस, वो एक्चुअली पटौदी पैलेस है सैफ अली खान का। उन्होंने सैफ अली खान से परमिशन लेके वहाँ मूवी शूट की थी, अगर आपको ये नहीं पता था। तो वो जो लोकेशन भी ली है ना, तो वो पूरा एक हिस्ट्री जो जुड़ी हुई है, वो भी एक एक्ट करती है, वो भी एक स्क्रीन पे आपको ध्यान नहीं देते, बट फील आता है पूरा कि वो घर पीछे जिस हिसाब से कपड़े पहने और जो सीन चल रहा है, एक एक सीन में आपको मज़ा आएगा देखने में। आप पंजाबी कल्चर देख लो तो काफ़ी पैट्रियार्कल होता है, काफ़ी उनमें जो मैन होता है वो लीड करता है, वही आपको मूवीज़ में दिखेगा। और जो लोग मिसोजिनिस्टिक की बात कर रहे हैं, उस पर भी मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं, हम उसमें बाद में करेंगे। उस कहानी और एडिट में कमियां भी थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ओवरऑल मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। जो लोगों को लगता है कि एक रणबीर कपूर अपने बाप को, जो उन पे मर्डर का वो अटेम्प्ट होता है, उसका बदला ले रहा है, या फिर पूरी कहानी है कि रणबीर कपूर एक एनिमल कैसे बन जाता है। मेरे हिसाब से ये सब एक कहानी का हिस्सा है, सब प्लॉट कह लो, छोटी छोटी कहानी कह लो, पर जो मेन कहानी है, मुझे यही दिखता है कि रणबीर कपूर किसी भी हद तक जा सकता है अपने बाप का प्यार, अप्रूवल लेने के लिए। चाहे कोई भी आके खड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जान लगानी पड़े आगे, चाहे अपनी बीवी को क्यों ना कुछ करना पड़े, उसके लिए बीवी पे चीट करके दूसरी वाइफ के साथ सोना पड़े, उसके लिए सब कुछ करना पड़े, वो करने को तैयार है टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली एंड हिज फादर्स एंड टू गेट दैट लव, जो प्यार है अपने बाप का, अप्रूवल, उसको पाने के लिए। तो ये कहानी मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी हटके थी। कभी मैंने ऐसी कहानी इतनी हद तक नहीं देखी, लोग गॉडफादर से कंपेयर करें, बट गॉडफादर एक फैमिली स्टोरी है कि कैसे एक पावर में आता है बंदा। ये एक तरीका है कहानी बताने का, पर असल कहानी ये है कि रणबीर कपूर बचपन से लेके बड़े तक किसी भी हद तक जा सकता है अपने बाप का प्यार पाने के लिए। क्यों, क्या, कैसे, कोई लॉजिक नहीं होता प्यार का मेरे हिसाब से, कोई रीज़न नहीं ढूंढना चाहिए हमें, बस है उसको अपने बाप से प्यार, उसको है। कई बार होता है ना कि आपको किसी से कमी रह गई, कि आपको नहीं मिला, तो आप उसके पीछे ज़्यादा भागते हो। हम कई बार ज़िंदगी में वो छोड़ देते हैं, बट रणबीर कपूर का कैरेक्टर वो ऑब्सेस्ड है, पाना है वो प्यार किसी भी हद में। और मुझे क्या बढ़िया लगा था, एडिट भी जब बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था फर्स्ट हाफ में, कि जब प्लेन उड़ रहा है सडनली और उसके सडन कट एक होता है कि वो दाढ़ी बाल बढ़ा लिए रणबीर कपूर ने और अपने ब्रदर इन लॉ को मार देता है और वगैरह वगैरह, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे। फिर बाद में कहानी में पता चलता है कि अनिल कपूर साहब को गोली लग गई थी, तो उसका बदला लेने आया और उसमें इन्वॉल्व था उसके सिस्टर का हस्बैंड। तो वो जो कहानी बताने का तरीका था, एक नया तरीका था मेरे हिसाब से, मुझे बड़ा बढ़िया लगा। और मुझे सेकेंड हाफ में भी लोगों को लगता है थोड़ी स्लो थी। रणबीर कपूर का कैरेक्टर खुद कहता है कि जब वो मोटा हो जाता है, जब वो वेट गेन करता है, जब वो रिकवरी कर रहा होता है, खुद कहता है कि पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तब और भी मजा आएगा मारने में। कैरेक्टर ऑडियंस को यही दे रहा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वही मूवी में है। और मेरे हिसाब से तृप्ति दामरे की भी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी मूवी में, मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। कोई लोग कह रहे थे कि रणबीर कपूर के इतने पास थी कि वो एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल ले कि बॉबी देओल का जो प्लान है तृप्ति दिमरी एक वही है। पर उसमें क्या होता है अब ये देखिए, अगर वो तृप्ति दिमरी से पहले ही पता कर लेता इन्फॉर्मेशन है, उसको मार देता, क्या फ़ायदा हुआ। उसने एक इंटेलिजेंट मूव खेला, उसको प्यार में पड़वाया, फिर उससे इन्फॉर्मेशन खुद कबूल करवाई, उसका प्यार भी कबूल करवाया और फिर जाने दिया। उसने ये एक मैसेज भी गया दूसरे वाले को कि मैं तेरी हर चीज़ समझता हूँ, सबसे पहले तो ये मैसेज गया। दूसरा, उसने एक आदमी उनकी साइड से कमज़ोर कर दिया। अब वो उसका प्यार रणबीर कपूर के लिए हमेशा के लिए रहेगा। तो वो एक, जब ऑपोजिट टीम में एक बंदा ऑलरेडी आपकी साइड से खेल रहा हो या आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, तो पूरी टीम कमज़ोर होती है। पर उसमें उसका इंटेलिजेंट मूव ये दिखाया है रणबीर कपूर का कि उसने एक खिलाड़ी दूसरी जगह को कमज़ोर किया, उसको प्यार में पड़वा के उससे ही कबूलवाया और फिर जाने भी दिया। और जाने देने से उसको और लगाव हो गया कि उसने मुझे जाने दिया, मारा नहीं, जबकि वो पता था कि वो मरने वाली है, पर उसने जाने दिया। तो वो अगर आपकी दूसरी टीम में ऑलरेडी एक वीक बंदा है, फ्यूचर में उसी को ही यूज करके वापस एक रिवेंज कर सकता है या जो भी उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कहानी का उसका मतलब था, जो लोग कह रहे थे कि जरूरत नहीं थी, मेरे हिसाब से डायरेक्टर साहब का ये मतलब था कहानी में। और कोई लोग फर्स्ट हाफ में एक ये सीन था कि जब बचपन में स्कूल में, जब वो कॉलेज में अपनी बहन को डिफेंड करके आता है, गन वन चलाता है और वापस आता है, उसका बाप उसको बाद में थप्पड़ मार के बोलता है कि क्रिमिनल पैदा किया है हमने अपने लड़के को। तो वो बीच में रणबीर कपूर जो उसके ड्राइवर थे कि आपको मेरी वजह से पिटाई हुई, मैं जिंदगी भर ये याद रखूंगा। कोई लोगों ने मुझे कहा था कि इसका फ्यूचर में दिखाना चाहिए था कि उसने कैसे याद रखा, पर मेरे हिसाब से वो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ में एक स्कूल का बच्चा ऐसे बोले कि मैं ये ज़िंदगी भर याद रखूंगा, एहसान, एक एहसान चीज़, एक बचपन में ऐसी चीज़ बोल देना एक बड़े के लिए, मतलब कोई कोई बड़े लोग याद नहीं रखते बड़े होके कि उनके लिए किसी ने कुछ क्या
कुर्बानी दी। वो उसका कैरेक्टर दिखाने का तरीका है डायरेक्टर साहब का कि देखो बचपन में ही समझदार से भी थोड़ा ऊपर है। और ओवरऑल रणबीर कपूर को जो मुझे पसंद आया था कि वो हर तरीके की इमोशन बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस उनकी लाजवाब है, मतलब उनसे अच्छा अभी सिर्फ रणवीर सिंह का टक्कर का है मेरे हिसाब से। रणवीर सिंह और रणबीर कपूर है वो बेस्ट है इस वक्त बॉलीवुड में, और रणबीर कपूर की एक्टिंग, इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए इस मूवी के लिए। मेरे हिसाब से एंडिंग जो लगता है बीच में कि एकदम खत्म नहीं हुई कहानी, क्योंकि ये है कि कहानी खत्म नहीं हुई है। और जो लेंथ है मूवी की, जो डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि 3 घंटे 21 मिनट की है और OTT पे 3 घंटा 40 मिनट की होगी, तो कोई लोग कह रहे कि ये छोटी हो सकती थी, क्रिस्प हो सकती थी। मेरे हिसाब से ये जीनियस था कि उसने 3 घंटे की बनाई। हर बार आप मूवी 2 घंटे में नहीं खत्म कर सकते, आपको वो कनेक्शन नहीं आएगा कैरेक्टर का, उस स्टोरी का। ऐसी कहानी है जो हम रोज रोज के आसपास नहीं भटकते, हमारे फैमिली या लाइफ में ऐसे लोग नहीं भटकते। इन सब का कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो टाइम लगता है पूरी कहानी बनने को, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए वो टाइम ही है जो मूवी में लाता है। और कोई भी गाना वेस्ट नहीं है। गाना एक तो कोई गा नहीं रहा या नाच नहीं रहा, क्योंकि गाना यूज़ किया गया है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। उसका पर्पस ये था कि मैं 1 सेकंड बोर नहीं हुआ कहानी में, क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि कहानी थोड़ी स्लो हो रही है, कहीं ना कहीं वो आगे लॉजिक आता था कि ये ऐसे क्यों हुआ। तो अब हमें बात हो गई कि क्या क्या अच्छा लगा, अब मैं बात करता हूँ जो मुझे बेहतर हो सकता था। सबसे पहली बात, एक्शन, वायलेंस। मेरे हिसाब से ये मूवी उतनी वायलेंट नहीं है जितनी बताई जा रही है। अगर आपको रियल वायलेंट मूवी देखनी है तो आप जापान की, कोरिया की और इंडोनेशिया की मूवी देखिए, आपको असली वायलेंस उसमें समझ में आएगा। ये तो अभी भी सिर्फ गन्स और चाकू और थोड़ा सा खूनबारी है। लास्ट के सीन में जब रणबीर कपूर एनिमल पार्क का जो इंट्रो कह लो, थोड़ा सा जो भी है, उसमें थोड़ा खून खराब है। या बॉबी देओल जब मारता है अपनी शादी पे, जब वो न्यूज़ आ जाती है, आँख उसके फोड़ता है, वो ही है जो मैक्सिमम वायलेंस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये वायलेंस हम बहुत पहले देख चुके हैं। अगर आपको वायलेंट फिल्म्स देखनी है तो उससे ज़्यादा तो आपको राम गोपाल वर्मा साहब की पुरानी पिक्चर रक्त चरित्र 1-2 में, सरकार सरकार राज में, उसमें दिख जाएंगी ज़्यादा वायलेंस। एनिमल उतनी वायलेंट फिल्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, मैं खुद चाहता था थोड़ी और वायलेंट हो फिल्म, एक्शन थोड़ा और बढ़िया हो सकता था। और जो दूसरी है वो बॉबी देओल की कहानी। मेरे हिसाब से जब बॉबी देओल और रणबीर कपूर लड़ रहे होते हैं प्लेन के आगे, उसमें थोड़ी मुझे फीलिंग मिसिंग हुई कि हमें रणबीर कपूर का जो मोटिवेशन और कहानी है पता है, बॉबी देओल की हमें बस थोड़ी सी पता है। काश वो कहानी थोड़ी और ज़्यादा पता होती, काश बॉबी देओल का कैरेक्टर और पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मूवी में, तो हमें एक उनसे भी ज़्यादा सिंपैथी रहती, हमें वो फील एक्स्ट्रा आती इस पॉइंट पे। वो लड़ाई बहुत अच्छे से शूट किया गया है, पर वो बेटर फीलिंग आती है अगर थोड़ी सी और कहानी हमें बॉबी देओल की पता होती। ठीक है, जो डायरेक्टर साहब की मर्जी, ये तो सिर्फ मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। सच बताओ तो मुझे वो बिगिनिंग और एंडिंग में जो रणबीर कपूर ओल्ड एज बन के आते हैं, मुझे वो कहानी समझ में नहीं आई। वो जो मंकी का जो रेफरेंस है क्या है, और वो सब सुन के अच्छा लगा, लोग हंसे, पर मुझे समझ में नहीं आई एक्चुअली कि वो मूवी में क्या रिलेटेड था। वो सीन्स होते भी नहीं तो कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता मूवी में मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और फोकस हो सकता था रणबीर कपूर की मदर की रोल का, कि उन्होंने तो हमेशा सिंपैथी दी अपने बेटे को, क्या थोड़ा सा और उनका हमें कैरेक्टर देखने को मिलता, हमें थोड़ा सा और मोमेंट्स मिलते बाप और बेटे के थोड़े और दिखने को। मैं ये नहीं कह रहा कमी रहेगी, बस ये मेरा मानना है कि और बेहतर हो सकता था। वो कमी मेरे हिसाब से मूवी में मुझे कुछ नहीं लगी, क्योंकि मूवी एक ये इतने टाइम बाद देखी है, एक शिद्दत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है, और आप देखिए कितनी एंटरटेनिंग है। 3.5 घंटे आप बोर नहीं होंगे जब भी आप, अगर आप OTT पे आओगे देखोगे, आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखोगे, क्योंकि गाने बढ़िया हैं सारे, कहीं ना कोई एपिक सीन्स हैं, एक्शन भी मज़ा आता है देखने में, क्योंकि उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत मज़ा आता है देखने में। मैं संदीप रेड्डी वांगा को दाग देना चाहता हूँ कि अपनी दूसरी फिल्म में ही इतनी शिद्दत, मेहनत और लगन से बनाई है। सारे एक्टर्स की भी उनके जो पैशन है उनके साथ वो अपने आप को हवाले कर दिया डायरेक्टर साहब की। पूरा एक टीम का जो माहौल है सब शिद्दत से बनाते हैं। मुझे बहुत टाइम बाद देखने को मिला। लास्ट मैंने देखा था पठान में, जो सब सब कोशिश कर रहे थे कि यार एक बढ़िया फिल्म बनानी है, हमें पूरा भरोसा है डायरेक्टर साहब पे, इस कहानी पे हम शिद्दत से काम करेंगे। वही एनिमल में मुझे दिखा। ओवरऑल बहुत ही पैसा वसूल, एंटरटेनिंग, हार्ड हिटिंग एक रेवोल्यूशनरी फिल्म है, जो आपको बहुत टाइम तक नहीं दिखी थी, और बहुत टाइम तक आगे भी किसी के डायरेक्टर या एक्टर के पास उतना गूदा नहीं है कि ऐसी फिल्म बना सके। लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे। अब हम थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस पे आते हैं, फिर क्रिटिसिज्म पे जाएंगे। मेरी जो थ्योरी है, मेरे हिसाब से बॉबी देओल की डेथ नहीं हुई है। इतना मैं कह सकते हैं कि बॉबी देओल साहब अभी सेकंड मूवी में ज़रूर आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो उनका एक जुड़वा भाई है, वो भी एक रिवेंज ले सकता है। हमें पता नहीं है कहानी में, वो भी एक हो सकता है कि कहीं और से जुड़वा भाई हो, कोई और कहानी एक्सपेंड हो, कोई और एक पास्ट स्टोरी दिखा दे। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज़ में एक स्टोरी लीनियर से नहीं दिखाते, कभी ये मोमेंट है तो कभी पीछा मोमेंट चलेंगे, फिर कहानी आगे चली जाएगी, फिर वापस आएगी। या तो तीसरा हो सकता है कि सेम कैरेक्टर बॉबी देओल का जो था
हम उनका पास्ट देखें इस मूवी में, दूसरी वाली में। उसके चक्कर में हमें बॉबी देओल की बैक स्टोरी और पता लगे कि और एक और बढ़िया बात हो सकती है कि बॉबी देओल साहब का कैरेक्टर जो है बच सकता है एक बढ़िया सर्जन से, या जो रणबीर कपूर की प्लास्टिक सर्जरी हुई है उसमें, जो एक ट्विन ब्रदर रणबीर कपूर की हमशक्ल का बन के आए हैं, उसकी किसने करी प्लास्टिक सर्जरी, एक बढ़िया सा मोमेंट डाल सकता है मेरे हिसाब से कि जिसने भी उसकी सर्जरी करी है वो नन अदर देन कबीर सिंह है। एक बढ़िया सा धमाकेदार जबरदस्त कैमियो हो सकता है कबीर सिंह का। जी हाँ, जो भाई साहब ऑडियंस जो पागल हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से रजनीकांत की फिल्मों के पीछे छोड़ देंगे। ये नहीं कि यूनिवर्स बना रही है वो, ना, सिर्फ एक ग्लिम्स थोड़ा सा। एक तो हमें पास्ट कहानी बहुत डिटेल में पता चलेगी, और मुझे लगता है जो लास्ट में रणबीर कपूर दिखाया है, जो 100 साल का वो सेलिब्रेट कर रहा है एनिमल मूवी में और वो कहानी बता रहा है, क्या वो एक्चुअली रणविजय सिंह है या वो ट्विन ब्रदर जगह ले लेता है उसकी। रणविजय का कैरेक्टर हमें ये पता चल गया कि वो हमेशा दुश्मन के एक कदम से आगे रहा है। तो क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने में मज़ा आएगा। रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर होगा, या ये फैमिली जुड़कर एक फिर से भाईचारा करेंगे और एक कोई और बड़ा विलन आने वाला है। क्या ये भी हो सकता है कि जो इतने सालों की दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में, क्या वो अब हाथ मिला के रणबीर एंड रणबीर एक बड़े दुश्मन से लड़ेंगे। कोई और बड़ी एक थ्रेट है जो हमें नहीं पता। हु नोस, कुछ नहीं पता, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से कहानी बताया कि हम बहुत चीज़ों पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत थियोरीज पे जा सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गीतांजलि भी है कि उसका कैरेक्टर हमें फ्यूचर में दिखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तृप्ति डमरी तो हो गई ठीक है, वो उस हमें कनेक्शन दिख गया कि रणबीर कपूर के प्यार में रणविजय सिंह के कैरेक्टर से, और वो उस साइड ऑफ फैमिली से है वगैरह वगैरह। उसका बच्चा भी होगा कुछ, उस तो दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है लास्ट में। कौन होगा, वो क्या होगा, वो कहानी कहाँ आगे जाएगी, कुछ नहीं पता। वो सबसे एक तुरुप का पत्ता होने वाली है मेरे हिसाब से। और रणबीर कपूर का बेटा, उसका और कहानी देखने को मिलेगी फ्यूचर में, और जो तृप्ति डिमरी का बेटा होगा उसका भी। तो ये मेरी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस है। अब हम लास्ट में जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। संदीप रेड्डी वांगा का जो क्रिटिसिज्म मिला है मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर है। हम मोरल उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे क्यों जा रहे हैं? वो एक फिल्म मेकर है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है इस मूवी में आप वैसे ही बनो। ग्लोरीफाई कहाँ किया उसको? उसको एक हीरोइक स्टाइल दिखाया कि लोगों को देखने में मजा आए एज ए सिनेमा। उसकी पूरी हालत, कान के पर्दे फट गए हैं उसके, डाइपर बदलते हुए बताया उसको, वो उसका पेट निकाल दिया उसको, उसका बाप चला मरने वाला है, उसकी बीवी उसको छोड़ के जा रही है, उसका कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है, वो अकेला रह गया पूरा। उसको आज तक, अभी तक वो बाप के अप्रूवल या प्यार नहीं मिला। वो जितना आर्ग्यूमेंट कर लिया उसने, बाप और उनका रिलेशन वहीं का वहीं रहा है। क्या मिला उसको? उसको कहाँ ग्लोरीफाई किया? लोग उसकी तरह, कौन है जो उसकी तरह बनना चाहेगा? मुझे ये बात बता दो। गीतांजलि भी जब वो आई, मजबूरन तो उसको भगा के नहीं लाया, वो खुद अपने आप आई, वो खुद अपने आप चल के इसके साथ, रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ शादी करने आई। तो उसमें उसको कमजोर कहाँ दिखाया है? या फिर वो जो कोई लोग कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने वाला सीन, आप देखो फिल्म में रश्मिका मंदाना ने कितनी बार मारा रणबीर कपूर को थप्पड़। उस पे बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ये रिलेशंस होते हैं कोइयों में। जो लोग कहते हैं कि थप्पड़ मारना अलाउड, अच्छा नहीं बात है, ये है तो वो सब, बट कोई रिलेशंस होते हैं जो प्यार में एक लिमिट नहीं देखते, जो एक दूसरे को थप्पड़ मारने के बाद भी वो फिर से प्यार कर सकते हैं। उनका पागलपन है, ऐसा रियलिटी में होता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि लाइफ में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के प्यार करने के तरीके हैं, तरह तरह के गलतियां बताने के तरीके हैं। हम जज क्यों करते हैं? क्योंकि ये रियलिटी है। एक मूवी लाइफ का एक हिस्सा होता है, मूवी लाइफ नहीं होती है। हमें ये याद रखना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, पर उसकी आर्ट पे क्रिटिसाइज करिए। अगर आपको कहानी में कोई कमी लगी उसके बारे में क्रिटिसाइज करिए कि ये स्लो थी मूवी, या अच्छी नहीं थी, या ऐसा हो सकता था उस पर। मेरे हिसाब से उनको पर्सनली हमें नहीं जाना चाहिए। जो वो सोचते हैं उनको सोचने दो। मैं ये नहीं बताने वाला कि मैं उनके साथ अग्री करता हूँ कि नहीं। वो मेरा बिजनेस नहीं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना रखूंगा, मैं इस पर शेयर नहीं करूँगा। हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि मूवी में क्या कमी थी एज अ क्राफ्ट, एज अ फिल्म। यानी कि हम उसके मॉरल पुलिस में हम उनके ये नहीं बताना चाहिए कि क्या सही और गलत है। हर एक का अपना अपना सही होता है, हर एक का अपना अपना गलत होता है। मेरे हिसाब से वही है। तो अगर आपको नहीं पसंद हो रहा तो मत देखो मूवी, खत्म। कोई भी आपको सर पे बंदूक रख के तो नहीं कह रहा कि देखो एनिमल के कैरेक्टर की तरह बनो और असली मर्दानगी यही है। वो एक किरदार है, कहानी है। मैंने नहीं देखा गाइंस ऑफ वासेपुर देख के कट्टा लेके घूम रहा हो, या अगर दंगल देख के सारे भाई सब कुश्तियाँ कर रहे हैं, या फिर आप चक दे इंडिया देख के सारे हॉकी खेल रहे हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए।
हमेशा फ़िल्मों से हर एक को इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसमें तो फिर भी रणबीर कपूर का किरदार दिखाया है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनो। वो अपनी बहन को कह रहे हैं कि तू अपने पति का क्यों झेल रही है? तू स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, बिज़नेस में साथ दे। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको अगर लगता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो वो तो कह रहा है कि भाई औरत को बराबर रख रहा है, तू काम कर हमारे साथ, हमारे धंधे में ध्यान दे। तो उसने क्या गलत किया उसमें किरदार ने? बहुत कन्फ्यूज़िंग है हम लोग, हम सिंपल लोग नहीं हैं। इंसान सबसे कॉम्प्लिकेटेड जानवर है। संदीप रेड्डी वांगा का पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाओ अगर आपको उनके साथ एग्री नहीं करना। क्रिटिसाइज़ करो आर्ट एंड क्राफ्ट्स का। बस मेरा यही मैसेज है इस क्रिटिसिज्म पे। और मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट थैंक यू जो आपने अब तक देखती रही। और अगर आपने देखते रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आप पे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।